कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है। बताइए आज कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है आज? आज आपकी सेकंड क्लास होगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। लिखिए क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की सेकंड क्लास। क्या किया जाए सर? स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा बताऊं पिछले क्लास के बारे में क्या बात हुई थी। मैंने मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच शुरू किया था, याद है आपको? इंग्लिश अप्रोच था, उसका नाम ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके हिसाब से दो तरह के अकाउंट्स थे। कौन कौन से? एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या था? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या थे बच्चे, बताइए। पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा था अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे और उसके हेल्प से मैंने काफ़ी कुछ पर्सनल अकाउंट के बारे में समझाया भी था कि पर्सनल का मतलब पर्सनल नहीं होता है। हिंदी में उसको व्यक्तिगत नहीं कहते हैं। पर्सनल मतलब होता है पर्सन्स। जो भी पर्सन्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मैंने कहा था इसके बारे में आज कुछ ढंग से बात करेंगे। लिखिए जी पर्सनल अकाउंट फिर से। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन सर? एक पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का फेज चल रहा है। क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या मतलब है सर इसका? आ जाओ सिखाता हूँ। पहले बात करता हूँ नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सन्स कौन होते हैं? जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर व्हाट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दो चार नाम ले लो आप, दो चार नाम लो आप। बताओ कोई भी, कुछ भी लिख दो। राम लिख दो, श्याम लिख दो, सीता, एक्सेट्रा। कोई भी नाम ले लो। ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यस सर। कोई भी नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जो भी हम लोग हैं सभी लोग क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन बिजनेस सिर्फ नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ डील नहीं करती है। बिजनेस तुम्हारी या हमारी, हम सब का बिजनेस किसी न किसी आर्टिफिशियल बॉडी से भी डील करता है। जैसे सर, जैसे बैंक्स। क्या बैंक्स कोई नेचुरल बॉडी होता है? जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, कॉलेजेस, एक्सेट्रा। ब्रैकेट में लिखता हूँ, जानते हो क्या? ऑल द इंस्टीट्यूशंस। ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ मैं? ऑल द इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, कॉलेजेस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस। कुछ भी नाम लिख लो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। हम इसके साथ भी डेली बेसिस पे डील करते हैं। मुझे इनसे भी कुछ लेना होता है और इनको भी कुछ देना होता है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आइए जी, कुछ ऐसे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो इन इटसेल्फ पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन उसको हम पर्सनल अकाउंट मानकर चलते हैं। जैसे देखो, कैपिटल, याद है कैपिटल बारे में क्या कहा था मैंने, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा इस एरिया में आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस, मैंने कहा था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय businessman into the business called what, called capital। जो भी अमाउंट या इन काइंड आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बिल्कुल सही बात। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन। कैपिटल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, इसका मतलब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं। जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं। मान गए। यहीं पे एक बात और लिखता हूँ मैं, एक चीज़ और लिखता हूँ, और वह है ड्राइंग्स। क्या है वो, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विदड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हाँ, फॉर पर्सनल यूज, समझ गए ना, ये जानते हैं आप। अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय बिजनेसमैन। हमारे बिजनेस से तुम पैसा नहीं निकाल सकते, हम ही निकाल सकते। ये ड्राइंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन। ये भी बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग्स भी करता है। क्या इसके अलावा और भी हैं सर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं और सबको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस ख़त्म हो चुका है ना, तो इसको मैं यहाँ ब्लॉक कर देता हूँ, हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकता है सर बताइए, लिखते जाओ। रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, रेंट क्या, कोई भी एक्सपेंस। मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग लिया, उसके बदले क्या लिख सकते हो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब है सर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी तक जिसको हम पे नहीं किए हैं, बचा होना, हिंदी में उसको बचा होना कहते हैं। मुझे कोई एक्सपेंडिचर करना था, मैंने अभी तक नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसको आपने पे नहीं किया, जो अभी तक आपने पे नहीं किया। आपको रेंट पे करना था, नहीं पे किया, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। आपको रेंट पे करना था, नहीं पे किया, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। आपको सैलरी पे करना था, नहीं पे किया, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। आपको क्या करना था, और कोई भी ले लो ना, रिपेयर पे करना था, नहीं पे किया, चलो आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्सेट्रा। कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपको पे करना था, नहीं पे किया, क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। वेरी गुड। सिमिलरली आपको क्या करना था, रेंट पे करना था, आपने एडवांस में पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, ये भी क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। सैलरी पेड इन एडवांस, ये भी क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। सैलरी पेड एडवांस या रेंट पेड एडवांस, इन सबको क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। यस सर। अभी देखना कुछ देर बाद हम नॉमिनल अकाउंट सिखाएंगे ना,
तो आप जानना जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हल्का सा मैं एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को भी हम सिखाएंगे ये चीज़, बस हल्का सा रेफरेंस देने के लिए दे रहा हूँ। इसको मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे रेड पेन से, देखना बाद में दोबारा रिपीट करूँगा। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। लेकिन इसके आगे पीछे अगर क्या लग जाए, देखो मैं लिख देता हूँ इसको, इफ़ वी ऐड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन एनी नॉमिनल अकाउंट, ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने क्या कहा भी, देखो जितने भी एक्सपेंस, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, पीछे क्या लगा दो, आउटस्टैंडिंग, तो क्या हो जाता है ये, पर्सनल अकाउंट। हाँ, रेंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर है, पीछे क्या लगा दो, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिखते हैं, O/S। बेसिक टर्म्स में चले जाओ, चैप्टर सेकंड में, वहाँ मैंने बात कर रखी है इसके बारे में। रिपेयर ले लो, ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, पीछे क्या लगा दो, आउटस्टैंडिंग, क्या हो गया ये, पर्सनल अकाउंट। सैलरी ले लो, पीछे क्या लगा दो, प्रीपेड, क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रेंट ही ले लो फिर से, पीछे क्या लगा दो, प्रीपेड, क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रिपेयर, कोई भी खर्चा ले सकते हो यार, मैं रिपेयर मेरे एग्जाम मन में आ गया तो मैं यही लिख दिया, ये भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। ये सारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। या फिर से बोलता हूँ, नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसके साथ साथ अगर क्या जुड़ जाए, यहाँ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल। ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। मज़ा आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर, मैंने अभी पेमेंट की बात करी है, रिसीव भी कर सकते हैं आप। जैसे सर, जैसे मान लो आपने क्या किया, रेंट रिसीव किया, ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। अभी नॉमिनल नहीं बताया, बस मान के चलो, क्या है ये, इनकम है। अगर रेंट रिसीव्ड के साथ क्या लगा दूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट लगा दूँ, या रेंट रिसीवेबल लगा दूँ, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट बच्चे हो, जल्दी बोलो। ये हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई इनकम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला भी, मिलने वाला है तो क्या हो गया वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहीं भी ले लो, इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो रिसीव नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, अभी रिसीव नहीं हुआ है, ड्यू है मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो ना, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो चुकी है। तो आपने क्या देखा कि मैं नॉमिनल अकाउंट अभी बताना नहीं चाहा, लेकिन मुझे मजबूरन नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ा। कोई बात नहीं, आप ये बात समझ लीजिए, किसी भी वर्ड के पीछे आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये सब लगाओ। एडवांस भी लिखता हूँ कहीं पे, एडवांस भी लगाओ, एडवांस भी लगाओ, एडवांस रिसीव्ड ऑफ इनकम, वो भी क्या होगा, वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं आपको कि इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं क्यों हैं। देखो, मान लो मैं किसी के यहाँ किराए पे रहता हूँ, मैं वहाँ का रेंट कितना पे करता हूँ,
रेंट मैं पे करता हूँ, रेंट पेड मत लिखो भी, रेंट मैं वहाँ पे करता हूँ 20,000 पर मंथ, मान के चलो एक महीने का रेंट मैंने पे कर दिया 20,000। उस महीने तो मकान मालिक मुझसे बिल्कुल टोकेगा भी नहीं रेंट के बारे में। अगला महीना स्टार्ट हो गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह मकान मालिक क्या करेगा, मेरा इंतजार करेगा कि अब मुझे रेंट पे करेगा। नहीं पे किया मैंने, तब मकान मालिक मुझसे टोकेगा कि भाई साहब रेंट नहीं आया आपके। मैं कहूँगा अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 15 दिन में दे सकता हूँ, 20 दिन में दे सकता हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो अब क्या हो गया, अब हमारे और मकान मालिक के बीच की बात हो गई। मकान मालिक जब तक चुप था तब तक चुप था। अब मकान मालिक क्या कहेगा, मकान मालिक इसको क्या मानेगा, इसको मानेगा रेंट रिसीवेबल। और हम इसको क्या मानेंगे, रेंट पेएबल। मेरे लिए रेंट पेएबल है, मेरे लिए रेंट पेएबल है, मेरी लाइबिलिटी है ये। और मकान मालिक के लिए क्या है, रेंट रिसीवेबल है, क्या ये एसेट है। मेरे लिए रेंट पेएबल है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए रेंट पेएबल है, किसको मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को करूंगा ना। तो ये रेंट पेएबल किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जब भी कभी रेंट पेएबल हो किसको रिप्रेजेंट करता हो, लैंडलॉर्ड को। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेंट पेएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंडलॉर्ड को। रेंट रिसीवेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टेनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। मान गए जी बच्चे, सही बताओ, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही सैलरी पेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ, सैलरी पेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका स्टाफ है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपने उसको सैलरी नहीं दिया अभी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टाफ को। आउटस्टैंडिंग रेंट लैंडलॉर्ड को। आउटस्टैंडिंग रिपेयर, जो टेक्नीशियन आपके यहाँ रिपेयर करने के लिए आया है उसको आपने पेमेंट नहीं किया है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड सैलरी भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्टाफ को, क्योंकि आपका स्टाफ आपसे एडवांस में पैसा ले गया है। अगर वो कभी पैसा आगे मांगता है आप, तो आप उससे क्या कहोगे, भाई साहब डेली पैसे नहीं होते हमारे पास, आपने तो पिछले अगले महीने का भी एडवांस ले रखा है, ठीक है ना। तो ये एडवांस प्रीपेड सैलरी रिप्रेजेंट करता है आपका जो स्टाफ है उसको। प्रीपेड रेंट मकान मालिक को। ये सब किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बस समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत बुरी बात है। आप ये सोच रखे होगे मैं बोलूँगा नहीं आया तो भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसको मुझे दोबारा बोलने का मौका शायद ना मिले, समझना चाहिए आपको। तो तत्काल आप ये काम कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि आप ये याद कर लीजिए जितने भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है या रिसीवेबल्स है, ये सब क्या मान लीजिए, इन सब को आप मानेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं इस पेज से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊँगा, मेरे को दिख नहीं जाएगा। हालांकि आप दिख रहे हैं, नहीं रहे मुझे फिजिकली, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ आपको। जब तक आपको मैं फील ना कर लूँ कि आपने इसको याद कर लिया, समझ लिया, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। मेरे साथ आकर बोलिए, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, इन सबको क्या मानते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, समझने का नहीं रटने का, कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स में क्या कर दो, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एडवांस ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल टर्न इनटू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आप पक जाएंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मान गए। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ने समझने में टाइम लगा दिया, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ तक की बातें तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका था पहले ही। सर नेचुरल को समझने के लिए कुछ बचा नहीं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको नेचुरल बोल देंगे। आर्टिफिशियल को समझने के लिए कोई बचा नहीं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं। बैंक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, कॉलेजेस, राइट वे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है उसको भी रख लो, कोई भी इंस्टीट्यूट्स का नाम ले लो, सारे, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ले लो, वो सारे सारे क्या है,
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। जब मैंने बैंक्स बोल दी तो सारे बैंक हो गए, फिर मुझसे ये मत पूछना कि पीएनबी क्या है, स्टेट बैंक क्या है। अरे भाई सारे बैंक्स हो गए, पर्सनल अकाउंट्स हो गए। आगे बढ़ो, जल्दी बोलो, जाऊँ आगे? हाँ सर, चलिए जी बच्चे, आपने कहा कि सर आगे बढ़ो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मुझे अभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हल्का से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए आप, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर, बोलो ना, फॉर पर्सनल अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। मान गए बच्चे? राइट सर। क्या होते हैं सर ये पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल था? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, पर्सनल अकाउंट, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो कि आर्टिफिशियल हो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, या तो बिजनेस से वो कुछ रिसीव करेगा या बिजनेस को कुछ देगा, रिसीवर या गिवर। जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, या तो बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा या बिजनेस को कुछ देगा, रिसीवर या गिवर। मानते हो? आप देखो ना, कोई भी बैंक से क्या करते हैं आप, या तो उसे लोन लेते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं, लोन देना भी बोल सकते हैं आप। कोई भी ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूट्स ले लो, कोई भी बंदा ले लो, जिससे कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। कहोगे सर अगर ना लेता हूँ और ना देता हूँ तो उसे मतलब ही क्या है? तब वैसे पर्सनल अकाउंट का बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस सिर्फ उन पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा है, या तो बिजनेस को कुछ देता है या बिजनेस से कुछ लेता है। जो रिसीवर होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DR लिखते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा सर डेबिट किया है तो उसमें शॉर्ट में DR क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे तो डेबिट में कहीं R वर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं अभी बताऊँगा नहीं। अभी इसके बारे में आप सोचते रहिए, आने वाले क्लासेस में मैं इसके बारे में बताऊँगा। 10-15 मिनट टाइम लगाऊंगा इसके ऊपर, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है सर। गिवर को करते हैं क्या हम? क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? CR। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? शॉर्ट में CR। अब यहाँ आपके दिमाग में आता होगा सर क्रेडिट में तो CR है, तो इसका मतलब आप CR लिख सकते हैं, डेबिट में तो था नहीं तो क्यों लिखा? अभी आप मान लीजिए कि डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CR। क्यों लिखते हैं ये बातें आपको अभी नहीं बताएंगे, वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, वेट कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बताएंगे, इसका कुछ अलग वर्ड होता है, इसका लैटिन वर्ड होता है, वो डिस्कस करेंगे तब जाके इसका मीनिंग आप समझ पाएंगे। एनीवे, तो जो भी मैं बता रहा हूँ इसी को बुक्स में कहीं कहीं लिखा होता है गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको ही बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कोई भी इंसान पूछे आपसे पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं हम, तो क्या कहोगे आप? सर डिपेंड्स, कि पर्सनल अकाउंट से हम रिसीव कर रहे हैं या पर्सनल अकाउंट को हम पे कर रहे हैं। अगर पर्सनल अकाउंट से रिसीव कर रहे हैं तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे सर? गिवर है, सॉरी, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो क्या करेंगे? आपसे कुछ रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट आपसे कुछ रिसीव कर रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। पर्सनल अकाउंट आपको कुछ दे रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट। सर इतनी बार क्यों बोलते हो, इतनी बार क्यों बोलते हो? समझ में तो आ गई। समझ में आने से कुछ नहीं होता है, इसको याद भी करना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आके पर्सनल अकाउंट आपका ओवर हो चुका है। अब किसके बारे में बात करूँ? बोलो जी। अब बात करूँगा इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। जो पर्सनल नहीं है वो क्या है? इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल अकाउंट, कितना सिंपल डेफिनेशन दे दिया मैंने। जो पर्सनल नहीं है वो क्या हो गया? इम्पर्सनल। जो पर्सन्स नहीं है वो हो गया इम्पर्सनल। सीधी सी बात है। जो पर्सन्स नहीं है, ना नेचुरल है, ना आर्टिफिशियल है, ना रिप्रेजेंटेटिव, वो हो गया इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो हिस्से में बांटा गया है।
कौन कौन सर? एक है आपका रियल अकाउंट, दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्या होते हैं सर ये? वेट कीजिए, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपने कहा था पर्सन्स है, तो बात तो हो चुकी है। फिर आप में से कई लोगों ने कहा था कि सर एसेट्स भी इंपॉर्टेंट है, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो जिनको जिनको सारे एसेट्स इंपॉर्टेंट लगे थे उनके लिए अब समझने का वक्त आ गया है। उन सारे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। हालांकि एसेट्स का बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। एसेट्स के सामने मैं लिख देता हूँ नॉन लिविंग। लिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लिविंग होगा वो रियल अकाउंट नहीं होगा। मैं एसेट्स में किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे भी कुछ एसेट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे डेटर्स है। डेटर्स भी आपका एसेट है। डेटर से आपको पैसे लेने हैं, ओह, डेटर से पैसे लेने हैं तो वो भी क्या एसेट है, लेकिन उस वो लिविंग है, इसलिए कहाँ चला जाएगा? वो पर्सनल अकाउंट में। वो कहाँ चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। उसको यहाँ नहीं रख सकते हम, यहाँ रखेंगे ऐसे एसेट्स जो क्या नॉन लिविंग है। और क्या कर सकते हैं? इसके दो पार्ट बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है टेंजिबल, दूसरा क्या होता है? इनटेंजिबल। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं, नॉमिनल के बारे में बाद में बात करेंगे। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल सर कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसका शेप हो, जिसका साइज़ हो। जैसे बुक देखो, इस बुक की क्या है? शेप एंड साइज़ है। एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको देख सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, जिसको जिसको कुछ चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे? टेंजिबल एसेट्स को टच कर सकते हैं। जैसे बुक को क्या मैंने टच नहीं कर रखा है? क्या लैपटॉप को मैंने टच नहीं कर रखा है? पेन को मैंने टच नहीं कर रखा है? इसको टच भी कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल शेप में होता है, फिजिकल शेप में होता है, दिखता है, उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बुक को उठा के वहाँ नहीं कर सकते हैं? एक ही टेंजिबल एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग है, उसको हम रिप्लेस जनरली नहीं कर पाते हैं, तोड़ना ही पड़ता है। अदरवाइज़ हम सबको क्या करते हैं? रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया टेंजिबल एसेट्स। किसको बोलते हैं सर? जिसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। जिसको हम क्या कर सकते हैं? फील भी कर सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सभी क्या हो गया? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ही ये होता है, जैसे मैं ये पेन कहूँ, इसका एक टेंजिबल शेप है, जो दिखता है वो टेंजिबल होता है, ठीक है। विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसको खुले आँख से क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हो। उसके क्या हो गए? सारे टेंजिबल। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा। आइए जी इंटेंजिबल बारे में बात करते हैं। इंटेंजिबल होते हैं इसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, नहीं होती है, जिसको हम वैल्यू कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, जिसको रिप्लेस करने का सवाल ही उठता है। इसकी सिर्फ वैल्यूएशन होती है। क्या होती है? इसकी वैल्यूएशन होती है। एग्जाम्पल सर, जैसे हो गया आपका गुडविल, जैसे हो गया कॉपीराइट, जैसे हो गया ट्रेडमार्क, जैसे हो गया पेटेंट्स, एक्सेट्रा। मतलब समझाओ, गुडविल का मतलब समझते हैं क्या होता है? चलिए, आपके अगल बगल में दो दुकान है, दोनों दुकान है परचून की। रेपुटेशन, गुडविल मतलब रेपुटेशन होता है। मैं समझाता हूँ ना गुडविल क्या होता है। आपके बगल में दो दुकान है आसपास में, दोनों दुकान परचून की दुकान है, ग्रॉसरी शॉप्स है, वहाँ आप जाते हैं चावल दाल सब ये सब खरीदने के लिए। लेकिन उसमें से एक दुकान है जो काफ़ी पॉपुलर है, दूसरा दुकान उतना पॉपुलर नहीं है, जबकि सामान दोनों सेम रखता है, लेकिन जिसकी रेपुटेशन अच्छी है क्या करते हैं? आप वहीं से सामान परचेज़ करते हैं। दोनों का सामान सेम है, फिर भी आप उसी से परचेज़ करते हैं जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। दूसरे वाले पास अगर थोड़ा अच्छा भी सामान हो तो आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर दूसरे वाली दुकान जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं
उसी दुकान की सामान को निकाल कर भरोसे वाली दुकान पे रख दे तो फिर वो खरीद लोगे आप। तो ये भरोसा जो है आपका, ये जो विश्वास आपका है, ये फेथ आपका है, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। मान गए? यस सर। उसके बाद बात आती है कॉपीराइट। कॉपीराइट भी दूसरी तरह का चीज़ है, मोटिव तो सेम ही है। जैसे मान लो कोई ऑथर क्या करता है, बुक लिखता है, उस ऑथर को बुक लिखने का लिखा उसने, अब वो ऑथर किससे बुक लिखवाएगा, प्रिंट करवाएगा, छपवाएगा, इसकी कॉपीराइट ऑथर के पास है। ऑथर जिसको कॉपीराइट देगा कॉपी करने का, प्रिंट करने का, वही उसको छाप सकता है। जितने साल के लिए कॉपीराइट देगा उतने साल तक छाप सकता है, बाद में चाहे तो ऑथर उससे कॉपीराइट वापस भी ले सकता है। तो ये अधिकार जो है ऑथर का, उसी को बोलते हैं कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, हर बिजनेस का अपना एक मार्का होता है, वो उस बिज़नेस का सिंबल होता है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। पेटेंट्स कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होता है, साइंटिफिक फार्मूला बनता है। जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम में, अभी कोरोना टाइम में बहुत अच्छी बात चल रही है, आप समझ, मतलब कोरोना अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना के टाइम में एक अच्छी बात ये हो रही है कि इसके वैक्सीन बनाने की बात चल रही है। जो कंट्री इसका वैक्सीन बना लेगा वो कंट्री इसको पेटेंट करेगा और दुनिया भर की कंट्री को उसी कंट्री से खरीदना पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे कंट्रीज़ को खरीदना ना पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को अगर आप वैक्सीन्स दूसरे कंट्री से खरीद के पिलाओगे तो सोचो कितना नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए हर कंट्री अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है। तो एक बार जिसने बना लिया, दुनिया भर के कंट्री को उसी से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस कंट्री का उस पर अधिकार हो जाता है। उस अधिकार को क्या बोलते हैं? पेटेंट राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेटेंट राइट बोलते हैं। तो ये सारे जो एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इसकी वैल्यूशन होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल कहा जाता है। और ये टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों मिला के क्या हो गए? ये दोनों मिला के आपके रियल अकाउंट्स हो गए। दोनों मिला के रियल अकाउंट्स हो गए। बहुत अच्छी बात है सर। आगे आइए सर, ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? आइए नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं अलग से। लेकिन नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करने से पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे क्या होगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? कोई भी रियल अकाउंट होगा, कोई भी रियल अकाउंट होगा, उसकी पहचान है कि ये नॉन लिविंग है और ये एसेट्स है। और ये क्या होगा? या तो बिजनेस में आएगा, अपने आप नहीं आएगा, आप खरीदोगे तभी आएगा, या ये बिजनेस से जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, जब आप सेल करोगे तो जाएगा। पुराना हो गया, थोड़ा सा काम कम कर रहा है तो उसको सेल कर देंगे। कम सीन होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गोज आउट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। मान गए बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में? नॉमिनल अकाउंट के बारे में। देखो, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस को चलाने के लिए, वो है एक्सपेंडिचर ऑन डेली बेसिस या रेकरिंग बेसिस, रेगुलर बेसिस। कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है। रेगुलर बेसिस एक्सपेंडिचर कैसे सर? आप सैलरी पे करते हो, क्या स्टाफ को सिर्फ एक ही महीने की सैलरी पे करते हो? नहीं सर, बार बार पे करते हैं। मकान वाले को रेंट क्या एक ही बार पे करते हो? बार बार पे करते हैं। कोई चीज़ ख़राब होता है उसको रिपेयर एक ही बार करवाते हो? नहीं सर, बार बार करवाते हैं, एक्सेट्रा। ये रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसी एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनकम भी हो सकता है। रेगुलर बेसिस पे इनकम भी हो सकता है। जैसे सर, क्या आपसे हम फ़ी लेते नहीं हैं? एक ही बार लेते हैं, हर मंथ लेते हैं। ये क्या कहलाता है? रेगुलर बेसिस पे फीस आता है हमारे पास। आप देते हो, कोई और बच्चा देता है, कोई और देता है, तो क्या होता है? फ़ीस हमारे पास आते रहता है। ये क्या कहलाएगा? फीस। या रेंट हम रिसीव करते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ये सब क्या होता है? एक्सेट्रा। ये सब बार बार मेरे पास आता है।
तो जो चीज़ मुझे रेगुलर बेसिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसकी पहचान क्या है, इस इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का जो डेट होता है, इफेक्टिव डेट होता है, इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है, वो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर होता है। आप एक बिल्डिंग परचेज करते हैं, आप 10 साल 20 साल 25 साल यूज़ करते हैं, लेकिन आप रेंट पे करते हैं 1 महीना। अगर साल भर का रेंट आपने एक बार पे कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन साल भर ही तो उसका इफेक्ट है। जनरली इसका 1 साल का इफेक्ट रहता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा पे कर देते हैं तो वो प्रीपेड हो जाता है, वो अलग बात है। कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम का इफेक्ट क्या होता है, 1 साल तक का मैक्सिमम होता है। साल भर के बाद की जो अमाउंट होती है, जैसे आप मुझे कहोगे सर हमने 11th 12th की सारी फ़ी आपको एक साथ पे कर देते हैं, 11th की फ़ी तो हम अपना इनकम मान लेंगे, लेकिन 12th की फ़ी क्या मान लेंगे, हम एडवांस मान लेंगे। हालांकि 11th की फ़ी भी सारा हम इनकम नहीं मानेंगे, वो तो मंथ वाइज हम क्या करेंगे, फिर उसको इनकम में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। लेकिन इतना डिफिकल्ट मत समझो, सिंपल समझ लो। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा की पेमेंट कर दी है तो 1 साल के बाद की जो अमाउंट है, पहले आगे की अमाउंट जो है वो हमारे लिए प्रीपेड कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की एक खास बात और होती है, ये टेम्पररी होता है। नॉमिनल का मतलब ही होता है क्या, नॉमिनल का मतलब ही होता है टेम्पररी, मतलब इसका इफेक्ट टेम्पररी होता है। आप मकान का एग्जाम्पल हो ना, आप घर खरीदते हो, वो टेम्पररी नहीं है, कई साल तक आप यूज़ करते ही रहते हैं, ज़मीन आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हो तो उसका इफेक्ट 1 महीना है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर है, इसलिए टेम्पररी होता है। तो नॉमिनल अकाउंट टेम्पररी नेचर का होता है, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। इसका रूल्स क्या होता है, ये रूल्स की बात करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल होगा ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्या रूल होगा सर, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे अगर वो एक्सपेंडिचर्स हैं एंड लॉसेज है उसको करेंगे हम डेबिट, और जो भी इनकम है इसका दूसरा टर्म होता है प्रॉफिट, इसका तीसरा टर्म होता है गेन्स। इसमें भी डिफरेंस कुछ होता है लेकिन हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। वैसे मैंने टर्म्स में समझा रखा है चीज़, बेसिक टर्म्स में। ये होता है क्रेडिट, ये इसका रूल्स। जितने भी एक्सपेंस लॉसेस डेबिट है, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट। ये तो रह गए हो गए आपके ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू मैंने अकाउंट को बांटा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसका डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बताया। लेकिन बच्चे आप परेशान मत होना, अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। अगर डेबिट एंड क्रेडिट को आप इस तरीके से समझने में दिक्कत आपको होगी तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है और मेरे पास तीसरा तरीका भी है। 3 तरीके से मैं आपको क्या करूँगा, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझाऊँगा। तो डेफिनेटली आप 100% बढ़िया से समझ जाएंगे। इस पर मैं टाइम लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स आप नहीं समझ पाए, अकाउंट्स को नहीं पहचान पाए, तो समझ लो अकाउंटेंसी आप नहीं कर पाएंगे, एब्सोल्युटली नहीं कर पाएंगे। ये बात ऐसे हो गई जिससे मान लो किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं आता और वो कहता मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ, नहीं हो सकता है। किसी को हिंदी अल्फ़ाबेट नहीं आता, वो नहीं लिख सकता है। तो अगर आपको किसी लैंग्वेज की जानकारी चाहिए तो आपको अल्फ़ाबेट्स चाहिए। सिमिलरली अगर आपको अकाउंटिंग की जानकारी चाहिए तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, जनरल एंट्री, लेजर्स, ये सब बहुत ही बेसिक्स बातें हैं। अगर ये सब बातें आप नहीं समझ पाए तो आप अकाउंट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। कई राउंड में पढ़ाएंगे, कई तरीके से पढ़ाएंगे, कई तरीके से समझाएंगे। लेकिन आज के बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।